पहले विद्युत धारा के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। विद्युत धारा, तो विद्युत धारा में हम सब क्या क्या पढ़े हैं। विद्युत धारा के बारे में पढ़े थे, फिर विभवांतर के बारे में हम लोग पढ़े थे। इसके बाद जो है प्रतिरोध के बारे में पढ़े थे। प्रतिरोध तथा प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक ये भी जाने थे। इसके बाद ओम का नियम हम लोग जाने। ओम का नियम के बाद जो है प्रतिरोधों का संयोजन समांतर क्रम में तथा श्रेणी क्रम में, इसके बारे में भी जाने थे। तो उसी के आधार पर जो है कुछ क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें से, 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में धारा में वृद्धि होता है, धारा में वृद्धि करते हैं तो वोल्टेज में क्या होगा। तो हम लोग ओम का नियम से पढ़े थे और एक प्रयोग किए थे। प्रयोग ये था कि हम सभी धारा का मान को बढ़ाते जा रहे थे, धारा का मान, तो विभवांतर का भी मान बढ़ रहा था। इस तरह से एक ग्राफ भी खींचे थे, ये धारा का था और ये विभवांतर का। तो इस तरह से एक जो है रेखा, जो सरल रेखा प्राप्त हुआ था। तो कहने का अर्थ है कि धारा का जैसे जैसे हम लोग मान बढ़ा रहे थे उसी तरह विभवांतर का भी मान बढ़ रहा था। और भी और आई का अनुपात जो है एक नियतांक निकला था, या फिर स्थिरांक कह सकते हैं। स्थिरांक, इसका वैल्यू जो है बदल नहीं रहा था भी और आई का। तो कहने का अर्थ है कि जैसे कि हम सभी धारा में वृद्धि करेंगे, धारा में वृद्धि करेंगे तो विभवांतर में भी या फिर वोल्टेज में वृद्धि होगा। तो वोल्टेज जो है वो बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। अगर यदि हम लोग धारा में कमी करेंगे तो वोल्टेज में भी वोल्टेज घट जाएगा। लेकिन अगर धारा में वृद्धि करेंगे तो वोल्टेज में वृद्धि होगा। इस तरह से पहला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन में कहा है कि यदि कंडक्टर का प्रतिरोध को हम लोग दोगुना कर रहे हैं तो धारा आधी हो जाता है। ठीक है, यह किस कारण से होता है। तो हम सभी फॉर्मूला जानते हैं ओम का नियम से, V=IR होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो इससे जो है I का फॉर्मूला क्या होगा, I जो है इस R को हम लोग इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो V/R निकलेगा, ऐसे V/R। तो कहने का अर्थ हो गया कि प्रतिरोध जो है वो धारा का व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ होता है कि जैसे कि हम लोग प्रतिरोध को बढ़ाएंगे, प्रतिरोध को अगर बढ़ाएंगे तो धारा का मान कम हो जाएगा, प्रतिरोध अधिक होगा। प्रतिरोध और धारा, ठीक है। तो प्रतिरोध में कमी हम लोग करेंगे तो धारा का मान अधिक हो जाएगा। अब प्रतिरोध में हम लोग वृद्धि करेंगे, बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाएंगे, बढ़ाने पर इसका मान कमी हो जाएगा, धारा का मान में कमी हो जाता है। इस तरह से होता है। तो इसमें से क्वेश्चंस में कहा है कि प्रतिरोध को दोगुना करेंगे तो हम सभी I फॉर्मूला जान गए हैं, V/R होता है। ठीक है, प्रतिरोध को हम लोग दोगुना कर देंगे। कहने का अर्थ हो गया R का मान हो गया 2R अब। ठीक है, तो धारा का मान क्या हो जाएगा, धारा का मान हो जाएगा V/2R, ऐसे हो जाएगा। तो इसको हम लोग चाहें तो 1/2 ऐसे और V/R लिख सकते हैं। और V/R का मान जो होता है वो I होता है। कहने का मतलब एक जो है पहले का जो धारा है वो हो गया 1/2 I। तो नया धारा जो होगा वो पहले के धारा का आधा हो जाता है। ठीक है, तो आधा हो जाता है। यह कारण पूछ रहा है, कारण किस कारण से होता है। तो कारण यही है, I=V/R होता है ओम के नियम से। ओम के नियम से ऐसा होता है। तो ये क्वेश्चन था इस तरह से।
अगला क्वेश्चंस में है, यदि किसी चालक के सिरे के बीच विभवांतर को दोगुना करेंगे, भी का मान को दोगुना करेंगे तो प्रवाहित होने वाले धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये सब हम लोग तो जानते हैं कि धारा में परिवर्तन करने पर विभवांतर में भी परिवर्तन हो जाता है। तो विभवांतर को अगर यदि हम लोग दोगुना करेंगे तो धारा भी दोगुना हो जाएगा, दोनों एक तरह से बढ़ता है। या फिर भी और आई का अनुपात जो होता है वो एक स्थिरांक होता है हमेशा। तो अगर यदि हम लोग भी में कोई परिवर्तन करेंगे, इसको 2 से गुना करेंगे तो इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा, तभी जो है दोनों कैंसिल होकर के भी बाय आई निकलेगा। तो कहने का अर्थ है कि इसमें से धारा जो प्रवाहित होगा वो दोगुनी होगा। अगला क्वेश्चंस में है, विभवांतर और विद्युत धारा के बीच जो संबंध जो होता है, भी और आई का जो संबंध होता है = आर, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका खोज किसने किया था? भी = आई आर, इसको खोज कौन किया था? विद्युत धारा और विभवांतर के बीच में जो संबंध जो होता है ये ओम के द्वारा खोजा गया था, ओम। अगला क्वेश्चंस में, धातु चालकों के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? चालक में क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। यही इलेक्ट्रॉन जो है प्रवाहित होता है, जिसके कारण विद्युत धारा होता है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से विद्युत धारा का निर्माण होता है। तो इसमें से है, धातु चालकों में केवल ऊर्जा स्तरों की गति, ऊर्जा स्तर का गति के कारण होता है। धातु चालकों में केवल इलेक्ट्रॉन की गति होती है। तो धनात्मक आवेश जो होता है नियत रहता है, यही वाला होगा। इलेक्ट्रॉन का गति होता है और धनात्मक आवेश जो होता है वो स्थिर रहता है। धातु चालकों में केवल केंद्रक की गति होता है। तो केंद्रक में क्या होता है? इस तरह से कोई भी परमाणु है, उसका केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, केंद्रक की गति नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन ही जो होता है ये मुक्त होता है, गति करने के लिए स्वतंत्र होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का गति होता है। अगला बोला है, धातु चालकों में केवल प्रोटॉन की गति होता है। प्रोटॉन की गति नहीं, इलेक्ट्रॉन की गति होता है। अगला में हम लोग प्रतिरोधों को समांतर क्रम संयोजन में संयोजित करने पर, समांतर क्रम में संयोजित करेंगे हम लोग। तो एक बार जानते हैं समांतर क्रम क्या होता है। जैसे कि ये धारा इस तरह से आता है, इस तरह से एक क्रम ये हो गया, दूसरा क्रम जो है इस तरह से हो गया, दूसरा प्रतिरोधक, और तीसरा प्रतिरोधक ये है, ये होता है। यहाँ पर बिंदु ए है और बिंदु बी है। तो इसमें से क्या होता है, विभवांतर का मान जो होता है वो एक समान होता है। भी का मान, ए और बी के बीच जो विभवांतर होगा वो भी होता है। ये जो प्रतिरोधक का प्रतिरोध R1 हो गया, इस प्रतिरोधक का प्रतिरोध R2 हो गया, और इसका प्रतिरोध R3 हो गया। तो प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में संयोजित करने पर परिणामी प्रतिरोध का सूत्र जो होता है 1/Rs = हम लोग पढ़े हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरह से होता है सूत्र। और ये भी जानते हैं कि कुल जो है प्रतिरोध जो निकलता है, परिणामी प्रतिरोध, वो जो है सबसे कम जो प्रतिरोध होता है उससे भी कम होता है इसका मान। Rs का मान जो है सबसे कम होता है। तो सबसे कम प्रतिरोध के बराबर होगा Rs का मान, सबसे कम प्रतिरोध जो होता है उसके बराबर होता है, ऐसा नहीं होता है। सबसे कम प्रतिरोध से भी कम होता है, सबसे कम प्रतिरोध से कम होता है। कहने का अर्थ ये हो गया, इसका आंसर सबसे कम प्रतिरोध से कम होता है, और सबसे अधिक प्रतिरोध से अधिक होता है, ये वाला नहीं होगा। ये होता है श्रेणी क्रम संयोजन में। अगला क्वेश्चन में है, समांतर क्रम संयोजित में संयोजित प्रतिरोधों के परिणामी प्रतिरोध का सूत्र लिखें। ये अभी हम लोग लिख रहे थे 1/Rs = 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरह से चलते जाता है। जितना प्रतिरोधक रहता है उतना हम लोग जोड़ सकते हैं। अगला है इसमें से 8वां नंबर में,
समांतर क्रम संयोजन में संयोजित कई प्रतिरोधों के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है? सभी प्रतिरोध दो दिए गए बिंदुओं के बीच संयोजित होता है। ये सही बात है। जैसे कि हम लोग अभी देख रहे थे, इस तरह से समांतर क्रम संयोजन हो रहा था। एक जो है इस तरह से प्रतिरोधक है और एक प्रतिरोधक इस तरह से। समांतर क्रम संयोजन इस तरह से होता है। तो इसमें से सभी प्रतिरोध दो दिए गए बिंदु, जैसे कि एक बिंदु ये है और एक बिंदु बी है, इसी के बीच में संयोजित होता है। ये बात सही है। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध जो होता है व्यष्टि प्रतिरोध से अधिक होता है। ये गलत है, क्योंकि जो है सभी प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध जो है, तुल्य प्रतिरोध जो निकलता है वो सभी से कम निकलता है। R1 से भी कम हो जाएगा, R2 से भी कम हो जाएगा, इस तरह से निकलता है। Rp जो है ये कम हो जाएगा R1 से, ये R2 से भी कम होगा। कुल प्रतिरोध जो होता है सबसे कम प्रतिरोध से भी कम होता है। तो प्रत्येक प्रतिरोध के टर्मिनल के बीच विभवांतर समान होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, इसमें से विभवांतर जो होता है हमेशा समान रहेगा, भी ही रहेगा, लेकिन धारा का मान परिवर्तन हो जाता है। ये धारा इसमें से I धारा आ रहा है इसमें से, तो यहाँ पर इसके लिए धारा इस प्रतिरोधक के लिए I1 हो गया, इस प्रतिरोधक के लिए अलग हो जाएगा, इस प्रतिरोधक के लिए अलग हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो गया 1 नंबर और 3 नंबर, 2 नंबर नहीं होगा। अगला इसमें से अगला क्वेश्चंस में 3 प्रतिरोध है, 3 ओम का एक प्रतिरोध है, एक 2 ओम का प्रतिरोध है और एक 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है। तो उनमें उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर बराबर होगा। तो समांतर क्रम में क्या होता है? विभवांतर का मान बराबर होता है। ये हम लोग अभी देख रहे थे। प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा बराबर होगा। धारा का मान बराबर नहीं होता है। धारा जो है अलग अलग प्रतिरोधक के लिए अलग अलग होता है। अगला कह रहा है कि 6 ओम प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा अधिकतम होगा। तो अधिकतम नहीं कह सकते इसमें से, क्योंकि भी का फॉर्मूला जो होता है IR होता है, ये होता है फॉर्मूला। तो इसका मान जो है हर प्रतिरोधक के लिए समान रहेगा, विभवांतर का मान, और इसमें से धारा का मान परिवर्तन होगा। कहने का अर्थ हो गया भी का वैल्यू अगर यदि मान लेते हैं हम 24 है, 24 है, ठीक है, और एक प्रतिरोधक जो है उसमें से 3 है, तो उसके लिए धारा का मान 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 एम्पियर का। अब जो है एक जो है प्रतिरोध का मान 2 ओम अगर यदि रहता है प्रतिरोधक, तीसरा प्रतिरोधक का प्रतिरोध, तो इसके लिए धारा का मान 12 हो जाएगा इस तरह से। तो हम लोग धारा का मान देख रहे हैं, इसमें से 8 एम्पियर है, इसमें से 6 एम्पियर है और इसमें से 12 एम्पियर है। तो 6 ओम से गुजरने वाला धारा अधिकतम है। 6 ओम प्रतिरोध, एक जो है 6 भी देख लेते हैं। 6 अगर यहाँ पर अगर हम लोग रखें 6, तो यहाँ पर धारा का मान 4 हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 2 ओम जो है उससे जो है धारा का मान अधिकतम है, तो 6 ओम नहीं होगा इसमें से। अगला क्वेश्चन का जो है इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रक का प्रयोग। धारा नियंत्रक के बारे में हम लोग जानते हैं, इसका संकेत जो होता था वो ऐसे करके एक जो है इस तरह से तीर लगता था, एरो, या फिर इसका संकेत जो होता था ये ऐसे होता है, ठीक है। तो धारा नियंत्रक का कार्य जो होता है वो विद्युत धारा का परिमाण या फिर मात्रा में नियंत्रित करने का होता है, बिना विभवांतर में परिवर्तन किए। विभवांतर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा। हम सभी जानते हैं कि विभवांतर में परिवर्तन करके धारा में परिवर्तन किया जा सकता है, और विभवांतर जो है ये बैटरी के द्वारा होता है। परिपथ में बैटरी जो लगाते हैं उसका अगर यदि वोल्टेज अधिक होगा तो उसमें से धारा अधिक प्रवाहित होगा। कम वोल्टेज का बैटरी रहेगा तो धारा जो है
कम प्रवाहित होगा। इससे एक तरीका से हम लोग इस तरह से धारा का मान परिवर्तित कर सकते हैं। दूसरा जो है ये कह रहा है कि बिना विभवांतर में परिवर्तन किए, विभवांतर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है और धारा का मान नियंत्रित करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रतिरोध जो होता है ये जो है धारा नियंत्रक जो है, अगर यदि हमको धारा कम चाहिए तो ये क्या करेगा, प्रतिरोध का मान अधिक कर देगा। प्रतिरोध अधिक होगा तो धारा का मान कम हो जाएगा, प्रतिरोध अधिक होने से धारा कम हो जाएगा। ठीक है, तो धारा नियंत्रक इस तरह से कार्य करता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट और प्रतिरोध अधिक कर देने से अब हमको क्या है, धारा का मान अधिक चाहिए तो प्रतिरोध कम कर देगा धारा नियंत्रक के द्वारा। तो इसमें से धारा नियंत्रक को प्रायः परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, प्रतिरोध ये कम कर देगा तो धारा का मान अधिक हो जाएगा। अब प्रतिरोध का मान अधिक हो जाएगा तो धारा का मान कम, अब प्रतिरोध कम हो जाएगा तो धारा का मान अधिक हो जाएगा। इस प्रकार से धारा नियंत्रक जो है कार्य करता है, विभवांतर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किए बिना। अगला है, सड़कों या फिर गलियों को प्रकाशमय करने के लिए लगाए गए लैंपों को जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ते हैं, तो इसमें से क्या होता है, ये समांतर क्रम में जुड़ा हुआ होता है। समांतर क्रम में एक अवयव यदि खराब हो गया या फिर एक प्रतिरोधक खराब हो गया तो उससे दूसरा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, धारा जो है प्रवाहित होते रहेगा। इसमें से ये वाला खराब हो गया, ए वाला, तो बी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बी के लिए अलग धारा प्रवाहित होता है, सी के लिए अलग धारा प्रवाहित होता है। इसीलिए जो है इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, या फिर घरेलू परिपथ भी जो होता है वो समांतर क्रम में ही जोड़ा जाता है। लेकिन जो लाइट जो होता है डिजाइन के लिए उसको जो है एक श्रेणी क्रम में ही जोड़ा जाता है, जो कि शादी विवाह में सजावट के रूप में लगाया जाता है, वो श्रेणी क्रम में होता है। एक पदार्थ में क्या होने पर अतिचालक पदार्थ होता है। अतिचालक पदार्थ का क्या होता है, प्रतिरोध शून्य होता है। अतिचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक होता है। इसमें से धारा के प्रवाह में रुकावट करने की क्षमता बहुत कम होता है। धारा जो है आसानी से प्रवाहित होता है अतिचालक में। ठीक है, वहीं अगर दी हम लोग कुचालक में जाएंगे, कुचालक में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होता है और इसमें से धारा प्रवाह को रुकावट में बहुत अधिक सक्षम होता है, धारा को आसानी से प्रवाहित होने नहीं देता। तो अतिचालक में प्रतिरोध का मान ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक का अर्थ हो गया कि बहुत -2 -3 इस तरह से, या फिर कह रहा है कि प्रतिरोध का मान बहुत कम होता है। बहुत कम होगा वो चालक में होगा, प्रतिरोध होगा, ठीक है, या फिर प्रतिरोध का मान शून्य होगा। प्रतिरोध का मान शून्य होता है अतिचालक में, इसीलिए धारा इसमें से आसानी से प्रवाहित होता है। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है। प्रतिरोध बहुत अधिक होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी पदार्थ रहेगा उसको 0 केल्विन टेम्परेचर अगर हम लोग कर दें, 0 डिग्री टेम्परेचर पर देखेंगे तो वो भी एक चालक की भांति कार्य करने लगता है। तो अत्यधिक ये जो है तापमान पर भी निर्भर करता है। कोई भी चालक का प्रतिरोध जो है तापमान पर निर्भर करता है। तापमान अगर अधिक होगा किसी भी चालक का तो उसका प्रतिरोध भी अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग प्रतिरोधक कहते हैं। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को प्रतिरोधक कहा जाता है। और प्रतिरोधक का जो है हम सभी मान के आधार पर जानते हैं कि ये कुचालक होगा या फिर सुचालक होगा या फिर अर्धचालक होगा। प्रतिरोध का मान जो होता है विभिन्न धातुओं के लिए अलग अलग होता है, वो धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। जब कई प्रतिरोध
में जोड़े जाते हैं तो उसका संयुक्त प्रतिरोध जो होता है उसमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। ये हम लोग अभी देख रहे थे, जैसे कि समांतर क्रम में जो निकलता है ये जो होता है 1/R1 प्लस 1/R2 इस तरह से निकला था। तो इसमें से क्या था कि RS का वैल्यू जो है वो R1 से कम था और R2 से भी कम था। कहने का न्यूनतम प्रतिरोध से भी इसका मान कम होता है, तो ये समांतर क्रम में होता है। 1 नंबर। अगला में हम लोग देख रहे हैं, अगला में क्या है इसमें से अगला क्वेश्चंस में यदि दो प्रतिरोधकों के समान विभवांतर मौजूद हो, दो प्रतिरोधक है उसका विभवांतर समान है, दो प्रतिरोधक है तो इसका मान लेते हैं कि प्रतिरोध जो है R1 है और एक R2 है, दोनों का विभवांतर V है, तो वह अत्यधिक विद्युत चुम्बकीय है, समांतर में जुड़े हैं। विभवांतर समान होता है, विभवांतर समान किस में होता है, वो एक जो है ये समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है और धारा का मान जो है परिवर्तित हो जाता है। हम लोग यही पढ़े थे, जैसे A है और B है, इसका विभवांतर V है तो V जो है समान रहता है। लेकिन जो है धारा दो प्रतिरोधकों में समान विभवांतर है, विभवांतर समान वो समांतर क्रम में होता है, समांतर क्रम में जुड़े हैं तभी जो है इसका विभवांतर जो है एक समान है, और श्रृंखला क्रम में जुड़ेगा तो इसका विभवांतर में परिवर्तन हो जाता है। अगला जो है इसमें से जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक समान दो बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक समान बिंदु, अभी हम लोग देख रहे थे जैसे कि ये इस तरह से है, ये A है, यहाँ से एक प्रतिरोधक ऐसे है और एक प्रतिरोधक ये है और जो है तीसरा प्रतिरोधक ये है, 3 प्रतिरोधक है और जिसको जो है एक समान दो बिंदु A और B के बीच में जोड़ा गया है, तो ये जो क्रम जो होता है एक समांतर क्रम में होता है, समांतर क्रम में इस तरह से जुड़ा हुआ होता है। अगला क्वेश्चंस में यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा दोगुनी हो जाता है तो प्रतिरोध क्या होगा। तो हम सभी देखें हैं V और I का अनुपात जो होता है वो स्थिरांक होता है, या फिर एक तरह से R हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, ये अनुपात। तो हम लोग क्या करेंगे, विभवांतर को दोगुना कर देंगे और धारा को भी दोगुना कर देंगे, तो ये कैंसिल होकर के इसका वैल्यू जो है R ही निकलेगा। तो R का मान जो होता है कोई परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि V और I का अनुपात हमेशा समान रहता है। तो विभवांतर और धारा दोगुनी हो जाती है तो परिपथ का प्रतिरोध बढ़ता है, शून्य हो जाता है, समान रहता है या फिर घटता है। तो समान रहता है और किसी भी पदार्थ का जो है प्रतिरोध जो होता है वो प्रतिरोधकता का मान पर निर्भर करता है कि उसका प्रतिरोध कितना होगा। तो यह जो है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे कि हम लोग चांदी लेंगे तो चांदी का प्रतिरोध जो होता है वो बहुत कम होता है, तो इसमें से हम लोग V और I में परिवर्तन करेंगे तो प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चांदी का जितना प्रतिरोध होता है उतना ही रहेगा। अगला जो है इसमें से किसी व्यक्ति के पास जो होता है 5 प्रतिरोध है जिसमें से प्रत्येक का मान जो है 1/5 ओम है। इस तरह से उन्हें जोड़कर प्राप्त किए गए अधिकतम प्रतिरोधों के मान ज्ञात करना है। तो इसमें से क्या है कि 5 प्रतिरोध है उसके पास में और 1/5 1/5 ओम जो है प्रत्येक का मान है। तो इसमें से जो है वो चाहता है कि इसको जोड़ करके अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करना है। तो अधिकतम प्रतिरोध के लिए क्या होना चाहिए, पहले किस क्रम में संयोजित करेंगे, वो है श्रेणी क्रम में। समांतर क्रम में संयोजित करने से क्या होता है, इसका प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा और श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे तभी जो है प्रतिरोध का मान
अधिक होगा। तो इस तरह से RS इक्वल टू निकलता है R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से प्लस R4 और प्लस R5 इस तरह से निकलता है। तो जो है सभी का वैल्यू जो है पाँचों का 1/5 करके, तो 1/5 हो गया 1/5, इस तरह से 1/5, तीसरा ये चौथा भी 1/5 और पांचवा भी 1/5। तो एलसीएम हम लोग लेंगे 5 हो जाएगा, उसी यहाँ पर इस तरह से भागा देंगे तो 1 निकलेगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, इस तरह से। तो ये निकलता है 5/5। कहने का अर्थ हो गया 1 ओम। अधिकतम प्रतिरोध जो है उसका मान 1 ओम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में है यदि प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध अगर बढ़ता है तो हम लोग जान चुके हैं धारा जो होता है V/R होता है। प्रतिरोध अगर बढ़ाएंगे हम लोग तो धारा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती होता है तो 2 नंबर में कम हो जाता है। तो जैसे कि हम लोग प्रतिरोध को 2 गुना किए थे तो धारा का मान जो होता है वो आधा हो गया था। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो है 20 नंबर में, किसी प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा, कोई प्रतिरोधक है उससे प्रवाहित होने वाला धारा जो है इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती जो होता है वो प्रतिरोध का होता है, अभी हम लोग पढ़ रहे थे इस तरह से, प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन में इसमें से कहा है कि यदि प्रतिरोध को आधा कर देते हैं, प्रतिरोध को आधा कर देंगे तो V इक्वल टू हम लोग पढ़े, I इक्वल टू पढ़े हैं V/R, ये होता है फॉर्मूला। तो अब जो है नया प्रतिरोध जो है जिसको हम लोग R डैश से दर्शा रहे हैं, ये जो है प्रतिरोध जो है वो आधा हो गया, इस तरह से आधा हो जाएगा। तो इसमें से क्या होता है, धारा का मान क्या होगा वो हमको देखना है। I इक्वल टू जो है I1 इसको कहेंगे हम लोग, ये फॉर्मूला होता है V, विभवांतर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना है, और धारा में धारा को हम लोग आधा कर देंगे, इस तरह से हो जाएगा। ये 2 जो है ऊपर चला जाता है तो 2 इंटू V/R हो गया, और इसका मान जो है वो I है, मतलब 2I, ठीक है। तो प्रतिरोध को आधा करने पर धारा का मान वो 2 गुना हो गया, तो 2 गुनी हो जाता है, 1 नंबर इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से आज हम सब अध्ययन कर रहे थे।